गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रवीण आज आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है हिंदी में समास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो समास क्या होता है पहले जान लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा, यानी किसी भी बड़ी चीज़ को अगर हम छोटा कर देते हैं तो क्या हो जाता है समास। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे गाय के लिए साला। गाय के लिए साला, अगर हम इसमें समास लगाएंगे तो हो जाएगा गौशाला। तो आप देख सकते हैं हमने एक बड़े को क्या कर दिया, समास लगा करके छोटा कर दिया। तो इसमें समास लग गया गौशाला में, तो ये हमारा बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यही समास जो है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है छोटा, यानी बड़े को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब आता है समास कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग एक ट्रिक से जानते हैं। ये समास है, मान लीजिए क्या है, समास है, और समास में अगर हम स निकाल देंगे तो बचेगा मास। क्या बचेगा, मास बचेगा। और मास का मतलब होता है महीना होता है। क्या होता है, महीना। तो मास मतलब महीना होता है, और इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब हिंदी में महीने का हिंदी नाम मास होता है। तो दोस्तों मास मतलब महीना होता है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 का आधा कर देंगे तो 6। समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का समास होता है। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सा समास 6 प्रकार का। तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और तीसरा होता है द्विगु समास। द्विगु समास। और इसके बाद चौथा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसके बाद पांचवा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो स्टूडेंट 6 समास होते हैं। एक बार पुनः हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप मतलब छोटा होता है, यानी हम किसी बड़े को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो समझो उसमें समास लग जाता है। जैसे गाय के लिए साला इतना बड़ा है, हमने इसमें समास लगा करके हमने क्या कर दिया, गौशाला कर दिया। अब आते हैं समास कितने प्रकार का होता है। तो समास में अगर हम स निकाल देंगे तो बचेगा मास, और मास का मतलब क्या होता है, महीना। एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और 12 का आधा कर देंगे 6। तो समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार का होता है। और कौन कौन से, एक अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलो स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और इसके एक दो एग्जाम्पल भी, हर एक समास का एग्जाम्पल भी देखेंगे और उसको अच्छे से करते हैं। तो पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास जो होता है, इसमें जो पहला पद होता है, इसमें पहला पद हमारा अव्यय होता है। अव्यय होता है, और हमारा पहला पद उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग भी होता है, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी ऐसा समास जिसमें पहला पद हमारा अव्यय हो, उपसर्ग हो और पहला पद प्रधान भी हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए हमारा प्रतिदिन है, जैसे यहाँ पे प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में हमारा देखिए जो मूल शब्द है वह दिन है,
और इसके पहले हमारा क्या लगा है, इसके पहले हमारा उपसर्ग लगा है और यह प्रति हमारा क्या है, प्रधान है। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया, ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। इसी तरह से हम लोग दूसरा समास देखेंगे। हमारा दूसरा समास क्या है, तत्पुरुष समास। तो इसी तरह से दूसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें हमारा क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका, कारक चिन्ह का लोप होता है। लोप मतलब छिपा होना। यानी जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। अब जैसे राजकुमार, जैसे देखिए राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, इसमें का क्या हुआ है, लोप हुआ है। इसी तरह से राजद्रोह, राजद्रोह मतलब राज से द्रोह करना यानी विद्रोह करना। तो राज से, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कारक चिन्ह क्या है, छिपा हुआ है। इसी तरह से देश प्रेम। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देश प्रेम। अब देश प्रेम में भी देखिए, देश से प्रेम, तो देश से प्रेम, तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ है, कारक चिन्ह छिपा हुआ है, देश से। तो यहाँ से जो है कारक चिन्ह है और ये कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो कौन सा समास कहलाएगा, तो हमारा ठीक है, तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब आते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास जो होता है, यह द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची यानी जो पहला पद रहेगा वो हमारा संख्यावाची रहेगा। जैसे त्रिभुवन, अब हमने यहाँ पे लिख दिए, देखो त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में त्रि यानी 3 आ रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। इसी तरह से और सारी एग्जाम्पल है, जैसे चौराहा, तो यहाँ चौ मतलब 4 होता है, तो यहाँ भी हमारा द्विगु समास। इसी तरह तिराहा, यहाँ पे ती आ रहा है यानी 3 आ रहा है, ये भी हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो इसी तरह से अब अगला समास देखेंगे। अगला समास हमारा होता है कर्मधारय समास। अगला समास क्या होता है हमारा, कर्मधारय समास। तो जो कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पहला पद और अंतिम पद, इसमें पहला पद और अंतिम पद के बीच में क्या होता है, विशेषण और विशेष से पाया जाता है। विशेषण और विशेष पाया जाता है, मतलब विशेषता बताता है, तो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अब जैसे हम लिख दिए, जैसे एग्जाम्पल में कमल नयन। अब ये बता दिया कमल नयन मतलब जो नयन है वह किसके समान है, कमल के समान है। यानी इसकी विशेषता बता दिया कि जो नयन है यानी जो नेत्र है, नयन मतलब नेत्र होता है स्टूडेंट, तो नेत्र कैसा है, कमल के समान है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए नवगृह। अब यहाँ नवगृह मतलब, गृह मतलब घर होता है, नव मतलब नया, तो नया घर क्या है, नया घर, ये विशेषता बता रहा है। यहाँ नौ मतलब, नौ मत समझ लेना गिनती वाला, ठीक है, ये नौ का मतलब नया होता है। अगर यही आता नवग्रह आता, नवग्रह, तो नवग्रह तभी गिनती हो जाता, तभी हमारा द्विगु समास हो जाता। लेकिन अगर नवगृह आ गया, गृह, तो नवगृह मतलब नया घर, तो ये हमारा क्या आ जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष पाया जाता है। अब इसी तरह हम लोग चलेंगे, अगला समास हमारा रहेगा द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है,
द्वंद्व के नाम से आप लोग स्टूडेंट समझ जाते हैं। द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा। द्वंद्व मतलब क्या होता है? झगड़ा। और झगड़ा किसके बीच में होता है? विपरीत लोगों के बीच में, यानी विपरीत, उल्टा। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, दिन रात, दिन रात। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिन का उल्टा क्या है? रात। इसी तरह माता पिता, ठीक, इसमें योजक चिन्ह भी रहता है। और इसका जब विग्रह करेंगे दिन और रात हो जाएगा, माता और पिता हो जाएंगे, भाई और बहन हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास। जैसे अन्न जल, अन्न और जल, तो इसी तरह से है देवासुर। अब यहाँ पे देखो देवासुर, देवासुर को अगर अलग करेंगे देव और असुर, क्या हो जाएगा? देव और असुर। तो देव असुर, देव क्या है? देवता, असुर क्या है? राक्षस। तो इन लोगों का उल्टा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अगला नंबर अब हम लोग छठवां समास चलते हैं। तो हमारा जो छठवां समास है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ये जो हमारा द्वंद्व समास था, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे दिन रात दोनों पद प्रधान है। देवासुर, देव और असुर दोनों है, माता और पिता। उसी तरह से बहुव्रीहि समास चलते हैं। बहुव्रीहि समास में हमारा क्या है? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। इसमें किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास में, जैसे यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे पद के बारे में बताता है। इसके बारे में तीसरे, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र को धारण करने वाले। तो पीला वस्त्र को कौन धारण करते हैं? भगवान कृष्ण, ये पीले वस्त्र को धारण करते हैं, इनकी क्या हो जाएगा? पीताम्बर। और इसी तरह से और हो जाएगा, जैसे दशानन, क्या? दशानन, दशानन मतलब 10 मुख है जिसके। तो 10 मुख जिसके, अर्थात कौन? अर्थात रावण, रावण 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? भगवान शिव यानी शंकर जी, इनके 3 नेत्र हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग समास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी कड़ी में हम एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि समास के बारे में पूरा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा? समास, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षेप मतलब छोटा। किसी बड़े को हम क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। जैसे गाय के लिए साला, तो क्या हो गया? गौशाला। तो ये है बड़ा था, हमने क्या कर दिया? छोटा कर दिया। समास, ठीक है। समास को अगर हम स काट देंगे तो बचेगा मास। और मास का मतलब महीना होता है। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 में फिर आधा कर देंगे 6, तो समास 6 प्रकार का होता है। ऐसे माइंड में सेटअप रहेगा। इसके बाद समास के प्रकार 6 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या? प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है। और इसी तरह से और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजद्रोह, राजा का कुमार, राज से द्रोह। इधर देश प्रेम, देश से प्रेम। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुवन, चौराहा, तिराहा, इसमें पहला पद क्या है? सब संख्यावाची है। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद और अंतिम पद दोनों में विशेषण और विशेष का तुलना होता है। जैसे कमल नयन, ठीक है। तो जो नयन है किसके समान है? कमल के समान है। नवगृही, नव मतलब नया, गृह मतलब घर। जैसे नया घर, ठीक है। लेकिन नव ग्रह आ जाता तभी हमारा द्विगु समास हो जाता, तभी गिनती आ जाता, ठीक है। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है? मतलब द्वंद्व का
मतलब होता है झगड़ा, यानी विपरीत, ये समझने के लिए झगड़ा है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के विपरीत है, माता और पिता, देवासुर, देव और असुर। इसी तरह से हमारा बहुव्रीहि समास आता है। और बहुव्रीहि समास हमारा क्या होता है, इसमें किसी तीसरे पद को प्रधानता दी जाती है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले। इसी तरह से दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। त्रिलोचन, 3 नेत्र है जिसके अर्थात भगवान शिव। तो स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।